दोस्तों 2026 में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, लेकिन इसकी शुरुआत बीएमसी इलेक्शन से होनी है। जनवरी में होने वाले महानगर पालिका की इलेक्शन पूरे देश की सबसे बड़ी महानगर पालिका, जिसका संदेश 5 राज्यों में भी जाएगा और महाराष्ट्र की सियासत पर भी प्रभाव डालेगा। ठाकरे ब्रदर्स का साथ आना, पवार परिवार का एक बार फिर से एक मंच पर नजर आना और साथ ही देवेंद्र फडणवीस और शिंदे के बीच में, एकनाथ शिंदे के बीच में भविष्य की सियासत का एक अध्याय शुरू होना, इसे ही लेकर समझेंगे। हमारे साथ भाऊ तोरसेकर मौजूद हैं, जो कि महाराष्ट्र की पत्रकारिता के भीष्म पितामह हैं। उनसे ज्यादा ज्ञान, उनसे ज्यादा खबरें किसी और के पास नहीं हो सकती। भाऊ सर, इतना लंबा एक्सपीरियंस जरा आज हमारे दर्शकों के साथ भी शेयर कीजिए। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। प्रणाम सर। भाऊ सर, सीटों का बंटवारा हो गया है बीजेपी शिवसेना के बीच, कैसे देख रहे हैं सर इसे आप? 202 सीटों पर बंटवारा हुआ, लेकिन 20 पर अभी भी पेच फंसा है। नहीं, जितनी जानकारी मुझे है और 5 दिन पहले से है मेरे पास वो जानकारी, लेकिन मैं ओल्ड फैशन पत्रकार हूँ, तो जो खबर मिलती है वो जो देने वाला होता है वो एक्सपोज ना हो, इसके लिए मैं, मुझे मिली तो भी उस पर बोलता नहीं हूँ। तो जहां तक मेरी जानकारी है 140 सीटें बीजेपी लड़ेगी और 75 सीट पर ये लड़ेंगे, एकनाथ शिंदे लड़ेंगे। यानी महायुति के बारे में अगर हम बोल रहे हैं तो 75 सीटें ये लड़ेंगे और 12 सीटें बचती है। तो 12 सीटों में मैंने आज सुबह उस पर मराठी में वीडियो डाल दिया है। तो 12 सीटें बचती है, तो उसमें से 6-7 सीटें रामदास आठवले को जाएगी और 5-6 सीटों पर अजीत दादा की जो एनसीपी है, जिसके साथ ओपनली युति नहीं की, अलायंस नहीं की है, उनके लिए लूज कैंडिडेट दिए जाएंगे। इस तरीके से अब गणित है 227 का। तो ये ठीक है, जो अभी उन्होंने डिक्लेयर किया है वो ठीक है, लेकिन जो मेरी जानकारी है उसके आधार पर मैं बोल सकता हूँ कि 140 और 75 और 12 ऐसी डिवीजन है। यानी कि जो 79 का आंकड़ा चल रहा है वो 75 पर आ सकता है जब इसका फाइनल ऐलान किया जाएगा। तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सर, दूसरी तरफ ठाकरे ब्रदर्स साथ आ गए हैं और बीएमसी के चुनाव में इस बार किस तरीके का तूफान आप देख रहे हैं? 3.5 साल बाद होने वाले चुनाव कितने महत्वपूर्ण नजर आ रहे हैं और क्या यहां से डिसाइडिंग फैक्टर आपको नजर आ रहा है पिछले चुनावों से? देखो, आपने अगर समंदर देखा है तो सुनामी हो या बवंडर हो या जो कुछ हो, बड़ा चक्रवात हो, तो समंदर की सतह होती है, उधर से आधा 1 किलोमीटर नीचे जाओ तो समंदर शांत होता है। तो ये तूफान वगैरह सब मीडिया में बहुत है, लेकिन मीडिया 2-3% से ज्यादा नहीं होता। 95-97% समाज जो होता है वो चुनाव लड़ता है, चुनाव में वोटिंग करता है, जो कुछ करता है। तो वैसा कोई तूफान वगैरह दिखाई नहीं देता है ही नहीं। हाँ, मीडिया में बहुत कुछ है। मीडिया में तो तूफान, बवंडर है, सुनामी है, जो कहोगे वो है। और आप अगर देखेंगे, कल परसों की बात है कि शरद पवार और अजीत दादा मिलकर कोई बारामती में प्रोग्राम होने वाला था, उसमें अदानी आने वाले थे, तो हमारे पूरा मराठी मीडिया तहस महस होने के जैसे हो गया, भूकंप आ गया। लेकिन उस पर तो मैंने कम से कम 8-10 दिन पहले वीडियो बनाया है कि अमित शाह की आशीर्वाद से चाचा भतीजा इकट्ठा हो रहे हैं। ये मैंने 8 दिन पहले बोल रहा था, मैंने बोला था, मेरा मराठी में वीडियो है। अब मराठी मीडिया में एकदम बवाल आ गया। क्या कि अरे क्या बात है, अचानक चाचा भतीजे साथ आ गए, बीच में अदानी बैठ गए। लेकिन अदानी वहां बैठे, इसका कारण अमित शाह की आशीर्वाद से और इच्छा से चाचा भतीजा इकट्ठा हो रहे हैं। इसका जब जिसको पता नहीं लास्ट मोमेंट तक होता, वो खबरें चलाते तो तूफान हो जाता है। अभी भी इनको पता नहीं है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे में वोट का बंटवारा मानो हो चुका है। 150 और 175 ये उनका बंटवारा हो चुका है, लेकिन बोलेंगे नहीं। आपको याद होगा तो आप जिस दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, जहां उन्होंने घोषित कर दिया 24 तारीख को कि हाँ हम अलायंस में लड़ेंगे, तो जब माइक
पहले कौन घोषित करेगा, तो उद्धव और राज एक दूसरे को माइक थमा रहे थे और तीसरी सीट पर संजय राउत बैठे थे। आपने देखा होगा, तो आखिर में अलायंस की घोषणा राज ठाकरे ने की, लेकिन उन्होंने बात करते करते साफ कर दिया कि हम इकट्ठा लड़ रहे, इतनी ही बात बोलूंगा, सीट के बंटवारे पर मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। तो अचानक से संजय राउत के कान खड़े हो गए, ऐसे मुड़कर देखने लगे उनकी तरफ, क्योंकि सीट का बंटवारा हो चुका है। सिर्फ राज ठाकरे ने वो डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन हो चुका है। और जहां तक मेरी जानकारी है, मुझे खबर देने वाले अगर सही है, तो 150 उबाठा शिवसेना लड़ेगी और मनसे एमएनएस 75 सीटें लड़ेगी, यहां तक हो चुका है। अच्छा, सिर्फ ऐलान होना बाकी है, बस पर्दे के पीछे जो लड़ाइयां बची हैं उसे बस छुपा रहे हैं, बाकी सब हो चुका है। लेकिन सर, दोनों ठाकरे ब्रदर्स के साफ आने से कुछ इफेक्ट पड़ेगा? क्योंकि राज ठाकरे की पॉलिटिक्स तो लगातार हमने देखा कि कहीं ना कहीं उन्हें एक के बाद एक झटके लगते नजर आए। एक तरीके से महाराष्ट्र की सियासत में राज्य ठाकरे का सिर्फ और सिर्फ न्यूज में भौकाली बना रहा, जमीन पर कुछ नहीं। और उद्धव ठाकरे भी विधानसभा हार करा रहे हैं, फिर नगर पालिका अभी जो इलेक्शन हुए, लोकल बॉडीज के इलेक्शन, उसमें तो बुरी हार हुई है। तो क्या ठाकरे ब्रदर्स कुछ कमाल कर पाएंगे? नहीं, एक बात आपको समझनी चाहिए, आपके पास खबरें, आप दूर बैठे हैं, मैं मुंबई में हूं, तो आपके पास जो खबरें आती है, यहाँ के जो जर्नलिस्ट है वो खबर देते हैं और आप उसको आधार बना दो, लेकिन वो आधार ही काल्पनिक हो तो उस पर क्या आपकी खबर भी झूठ हो सकती है ना? बिल्कुल सर, हो सकती है झूठ। तो एक बात है, इसलिए मैंने बोला कि भौकाल खड़ा कर दिया जाता है। देखो, माहौल खड़ा करो, आप मार्केटिंग कितना भी करो। अब एक बात देखो कि पठान फिल्म आने वाली है, फिर और कोई दूसरा एक था टाइगर आने वाली, इसका कितना भौकाल खड़ा कर दिया जाता है। धुरंधर फिल्म आई, उसका टीजर आया, ट्रेलर आया और फिल्म आई। किसी भी चैनल पर, किसी भी ऐसे जो प्रोग्राम होते उसमें उन्होंने जाकर प्रमोशन नहीं किया, फिर भी फिल्म चली है। तो बात समझने की ये होती है कि आप भौकाल खड़ा कर सकते हो, आप मार्केटिंग बहुत कर सकते हो, लेकिन जो ग्राहक खरीदने जाता है उसके लिए तो दुकान में भी माल होना चाहिए। आपके पास सप्लायर चेन होनी चाहिए, आपके पास उधर दुकान तक जाने वाला सप्लायर का कोई ये होना चाहिए, आपके पास लॉजिस्टिकल सपोर्ट होना चाहिए। सिर्फ अखबारों में या मीडिया में एक माहौल खड़ा कर देने से चुनाव लड़े नहीं जाते, और जो चुनाव लड़े नहीं जाते वो जीतने की संभावना ही नहीं बनती। जो आपने रेफर किया अभी, म्युनिसिपल काउंसिल और नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव हो गए, उसमें 288 जगह ये चुनाव हो गए। और जैसे कि एक साल पहले विधानसभा के नतीजे आए थे, बिल्कुल वैसे ही आए। एक नंबर पर 129 बीजेपी, फिर 51-52 एकनाथ शिंदे और 40-42 कुछ अजीत दादा के आ गए, और कांग्रेस के कुछ 29-31 आ गए। तो क्यों हुआ? मीडिया में तो बहुत भौकाल था, अरे ये तो ठाकरे बंधु इकट्ठा करे, ठाकरे ब्रांड है, पवार ब्रांड है। क्या हुआ उस ब्रांड का? वैसे तो हमने 1-1.5 महीने पहले बिहार में भी देखा था, लालू ब्रांड का क्या हुआ। तो इसका कारण समझ लो। आप मीडिया में बहुत सारा भौकाल खड़ा करो, या जाके प्रचारक है उनको खड़ा करके माहौल बना लो, लेकिन वोटिंग होता है तो वोट करने वाला एक दिमाग होता है, वो दिमाग जिस ढंग से सोचता है, उस सोच से एक वोट बनता है और जाके बटन दबाया जाता है। तो अगर उद्धव ठाकरे हो, राज ठाकरे हो, शरद पवार हो, सुप्रिया सुले हो, ये पिछले जो छोटे छोटे शहर के कस्बे के जो चुनाव थे वहां पहुंचे ही नहीं। और उल्टी तरफ देखो तो देवेंद्र फडणवीस हो, एकनाथ शिंदे हो या अजीत दादा हो, ये हर जगह जाते थे अपने कार्यकर्ताओं की ताकत बढ़ाने के लिए, उनको प्रोत्साहन देने के लिए जाते थे। तो उसका फर्क था। हाँ, लेकिन उसका मीडिया में आप उस समय की जाकर यूट्यूब देखो या अलग अलग चैनल पर जाकर खबरें देखो, ये जो अभी चुनाव हो गए
उसमें खबरें क्या थी? हाँ, महायुति में झगड़े चल रहे, एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे, नारायण राणे के दो बेटे एक दूसरे को भिड़ गए, ये खबरें थी। अब नारायण राणे के दोनों बेटे एक दूसरे के साथ एक ही घर में बैठे और दोनों को मिलकर वो कणकवली नगर पालिका मिल गई है। तो खबरें क्या थी कि इसी कारण से महायुति टूटने वाली है। तो महायुति अपोजिशन में जीती, सत्ता में जीती, और बीच में जो ओरिजिनल अपोजिशन है महाराष्ट्र का, उसका तो सुपड़ा साफ हो गया। यानी कि खबरें जो है वो ही ना उसके कोई सर पैर है। और इसलिए जो बात चल रही है कि देखो अरे 5 जुलाई को 2 ठाकरे बंधु वर्ली डोम में इकट्ठा आ गए, लोगों के सामने हाथ ऊपर करके दिखाए गए वगैरह वगैरह, ठीक है। 5 जुलाई के बाद 5 महीने से ज्यादा 6 महीने का टाइम हो गया है और आप अलायंस में लड़ोगे ये तक नहीं बोल पाए, तो उसी से पता चलता है। और दूसरी तरफ सीट का बंटवारा कितना होगा क्या नहीं होगा, ये बातें अंदर रखकर उसकी बाहर तक खबर तक महायुति आने नहीं देती और जीत जाती है। उसका मतलब समझना जरूरी कि स्ट्रैटेजी क्या है। अब आपको स्ट्रैटेजी बताता हूं जो 3 महीने पहले देवेंद्र फडणवीस ने बोल दी थी। उन्होंने कहा था जहां तक पॉसिबल है, संभव है, हम अपना सीट का बंटवारा करके अलायंस और युति करके लड़ेंगे, और जगह कहीं लोकल लेवल पर कार्यकर्ता एक दिल से नहीं लड़ सकते वहां आपस में भी भिड़ सकते हैं। लेकिन हर एक को एक ध्यान में रखना चाहिए कि नतीजे आने के बाद साथ सत्ता में बैठना है। इसको मैं उद्धव फॉर्मूला बोलता हूं। उद्धव फॉर्मूला का मतलब क्या होता है? चुनाव किसी की भी साथ जीत लो और चुनाव के नतीजे आने के बाद अलग से कुछ बनाओ, उसको उद्धव फॉर्मूला बोलते हैं, मैं बोलता हूं। तो जो 3-3.5 महीने पहले देवेंद्र फडणवीस ने स्ट्रैटेजी डिक्लेयर की है, वो स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ है कि हमको सत्ता में बैठना है। इसके लिए किसी भी अलायंस में जाओ, किसी भी गठबंधन में जाओ, ज्यादा से ज्यादा 3 पार्टी के मेंबर चुनकर आने चाहिए, ताकि उस नगर पालिका में, उस महापालिका में मिलकर हमारा बहुमत हो। और इस स्ट्रैटेजी पर आपने मुंबई के या मराठी मीडिया में चर्चा तक नहीं देखी होगी। वही समझता है कि इनकी खबरों के कोई सर और पैर नहीं है। लेकिन सर, जिस तरीके से ये बीएमसी के इलेक्शन है, देवेंद्र फडणवीस के लिए ये चुनाव किस तरीके से होंगे? अभी वो एक भले ही लोकसभा चुनाव पक्ष में ना गया हो, लेकिन उसके बाद लगातार वो हर एक फॉर्मेट में खरे उतरे हैं। तो देवेंद्र फडणवीस के लिए, और दूसरा ये कि उद्धव ठाकरे की सियासत भी अब महाराष्ट्र में वही हाल हो गया जो मध्य प्रदेश में कमलनाथ का था, या उत्तर प्रदेश में अब अखिलेश यादव का हो रहा है, या बिहार में तेजस्वी यादव का हो गया। इसीलिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप यंग हो मेरे से, कि खबरें सिर्फ मत बोलो, खबरों के पीछे जाओ, उसका पोस्टमार्टम करो, इसमें सच्चाई कितनी है, झूठाई कितनी। हाँ सर। लोकसभा चुनाव के बाद एक मंच पर किसी कार्यक्रम में मैं और देवेंद्र फडणवीस थे, और देवेंद्र फडणवीस ने उसके पहले एक बयान दिया था कि हम झूठे नैरेटिव से हारे। तब मैंने उनको बोला था कि बीजेपी या एनडीए झूठे नैरेटिव से नहीं हारे हैं, बीजेपी हारी यही तो झूठा नैरेटिव है। ये आपको समझना चाहिए। और विधानसभा में जो मैं बोल रहा था वो सच हो गया, क्योंकि महाराष्ट्र में जो लोकसभा में जीत हुई थी इंडिया अलायंस की, उनको जितने वोट मिले थे उससे सिर्फ 2 लाख वोट एनडीए को कम थे। मतलब लगभग लेवल था। तो देवेंद्र फडणवीस उस वक्त बार बार बोलते थे अगर हम 3-4% वोटिंग बढ़ाए, टोटल वोटिंग, एग्रीगेट वोटिंग बढ़ाते, तो ये सब उलट फेर हो जाएगा, और विधानसभा में हो गया। तो वो खबर थी, लेकिन मीडिया को वो खबर करने की जरूरत ही नहीं महसूस हुई। और बाद में नतीजे आए 2000 विधानसभा के 24 के, तो बोले भूचाल हो गया। अरे कब सा भूचाल आ गया। और आज वही बात रशीद अलवी भी बोल रहा है
हाँ। रशीद अलवी भी बोल रहा है। रशीद अलवी का जो स्टेटमेंट डिग्गी राजा के बाद आ गया वो जरा बारीकी से सुनो। रशीद अलवी ने क्या बोल दिया कि बीजेपी ने, आरएसएस ने थोड़ा सा हाथ पीछे लिया तो देखा पार्लियामेंट इलेक्शन में क्या हो गया। तो पार्लियामेंट इलेक्शन में बीजेपी के सीट घटे, ये राहुल गांधी या कांग्रेस या इंडी अलायंस की करतूत नहीं थी। आरएसएस पीछे हट गया इसलिए बीजेपी की संख्या घटी थी। यानी कि रास्ते पर से आप जा रहे हो और आपको कहीं किसका बटुआ गिरा हुआ मिला और उसमें 2 लाख रुपए है, आप अगर उसको आपकी कमाई कर गाढ़ी कमाई मानोगे तो आप फंस जाते हो। कांग्रेस का वही हो गया। तो कांग्रेस को जो महाराष्ट्र में लोकसभा में सक्सेस मिला था वो उनका नहीं था, वो बीजेपी एनडीए की गलती थी, ओवर कॉन्फिडेंस था। तो विधानसभा में जो कुछ हो गया वो साफ था, उन्होंने मेहनत की और कांग्रेस या इंडी अलायंस जो है महाविकास आघाड़ी है वो मेहनत नहीं करना चाहते। हमारे मराठी में एक अच्छी कहावत है, असेल माझा हरी तो देईल खाटल्यावरी। इसका मतलब ये होता है कि अगर भगवान मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे अपनी, मैं बैठा हूं उसी खटिया पर लाके कुछ देगा, और नहीं देगा तो क्या भूखे मरोगे? आपको हाथ पांव तो हिलाने पड़ेंगे। अगर आप अपनी मदद नहीं करोगे तो भगवान भी आपकी मदद नहीं करता, और यही हालत महाराष्ट्र में अपोजिशन की है। इनको हराने की जरूरत नहीं है, कोई तूफान वगैरह नहीं है। मैं तो उल्टा बोल रहा हूं कि ये अगर समझो अभी बीच में छोटी नगर पालिका वगैरह अगर बीजेपी ने जीत लिए तो उसका क्रेडिट देवेंद्र को देने की कोई जरूरत नहीं है। देवेंद्र अपनी पार्टी का काम कर रहे हैं, सामने वाले ने कुछ काम किया ही नहीं। स्कूल में अगर क्लास में अगर 10 बच्चे हैं और 7 बच्चे स्टडी नहीं करेंगे, आंसर बुक नहीं लिखेंगे, और जो अच्छी मेहनत किया है वो पहला दूसरा तीसरा आ गया तो उसको क्रेडिट नहीं बोलते, उसको मेरिट लिस्ट नहीं बोलते। तो इसलिए आज भी जो कुछ हो रहा है ये हारने की तैयारी कर रहे हैं, बीजेपी लड़ने की तैयारी कर रहा है। परीक्षा देनी है उसकी तैयारी करता है, वो तो पास हो जाएगा। और सामने वाले अगर परीक्षा भी ढंग से नहीं देंगे तो जो कम से कम मार्क्स से भी पास हो जाता है उसका ही एक दूसरा नंबर बन जाता है। तो जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल विषम है। बीजेपी और उनके साथी जो अलायंस है वो चुनाव लड़ने की तैयारी में है और सामने वाले हारने की तैयारी में लगे हुए। ये सिचुएशन है बीएमसी चुनाव की, या जो 29 कॉर्पोरेशन का चुनाव होता जा रहा है उसमें अपोजिशन अगर हारने की तैयारी कर रहा है और ये लड़ने की तैयारी कर रहे तो ये कोई बड़ा पराक्रम नहीं कर रहे। तो उद्धव ठाकरे की सियासत सर कैसी हो गई है महाराष्ट्र में? कुछ बचा है कि नहीं बचा उनके पास? उन्होंने खुद ही सत्यानाश कर दिया है ना। देखो आपकी एक पहचान होती है, आपका जो आदर्श तिवारी वगैरह नाम है, आप उस्मान खान नाम लगा दोगे तो आप अपनी पहचान मिटा देते हो ना। बिल्कुल। मुंबई में शिवसेना के देखो 66 से लेकर 90 तक शिवसेना का एक साथ दो तक एमएलए नहीं होते थे। 72 में नवलकर नाम के एमएलए चुनकर आए थे, उसके बाद 85 में भुजबल बने। इसके बीच 3 चुनाव में शिवसेना का एक भी एमएलए नहीं बनता था। 90 में अगर शिवसेना बड़ी पार्टी बनकर उभरी और मुंबई में सबसे बड़ी पार्टी बनी तो उसका कारण हिंदुत्व था। अगर उद्धव ठाकरे हिंदुत्व ही भूल गए, आजकल वो भाषण में हिंदू बंधु भगिनी ऐसा भी नहीं बोलते। अगर राज ठाकरे भगवा शाल लगाना छोड़ देते हैं तो वो अपनी पहचान डुबा रहे। तो उनकी हालत क्या होगी? हमको ताड़ने की और देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, मीडिया में जोर शोर, अरे 2 भाई इकट्ठा हो गए, मानो महाराष्ट्र की पूरी जनता खाना पीना छोड़कर कब ये 2 भाई साथ में आ गए, इसके लिए भूखे सालों से बैठे। इस ढंग की खबरें हम महाराष्ट्र की मीडिया में देख रही है, वो धूल झोंकने वाली है। सच्चाई 16 तारीख को आपके सामने आ जाएगी।
उद्धव की हालत क्या है। अब ये बार बार बोला गया, जब एकनाथ शिंदे हटकर बाजू हो गया, आपको फैक्ट बताता हूं, अभी अभी जो 2024 का विधानसभा चुनाव हो गया, उसके बाद जो चुनाव के नतीजे आ गए, उस नतीजों में उद्धव ठाकरे के पार्टी के मुंबई में जो वोट है, वो कांग्रेस के और एनसीपी के साथ मिलकर लड़े थे, फिर भी उनके वोट 23% है। अगर कांग्रेस उनके साथ नहीं है तो वो वोट बचेंगे या नहीं, सोचो। दूसरी तरफ राज ठाकरे को अकेले लड़े थे, 7% है, तो दोनों का अगर इकट्ठा कर दो तो 30%, 30% हो जाता है प्रतिशत। और बीजेपी के वोट पिछले विधानसभा में एक साल पहले मुंबई में 29-29% थे और एकनाथ शिंदे के 17% है। दोनों को इकट्ठा करो तो 46% बनता है। अब जो विधानसभा में शिंदे देवेंद्र एक साथ थे, आज भी मुंबई में वो दोनों साथ है, लेकिन उद्धव के साथ राज ठाकरे आ गए, लेकिन कांग्रेस निकल गई है। तो पहले से अगर 16% का गैप है, उसमें से कांग्रेस आपके साथ नहीं है तो और घट सकते हैं। तो ये 16% का फासला क्या मीडिया भर के नहीं देगा मीडिया में। और एक बात और समझना चाहिए कि मीडिया में आपके लिए कितनी भी सहानुभूति हो, सिंपैथी हो, चुनाव आयोग वो सहानुभूति गिनकर मतगणना नहीं करता, ये पहले समझो। कमेंट्री बॉक्स में बैठकर आप किसी भी टीम को हरा सकते हो, लेकिन ट्रॉफी चाहिए तो मैदान में उतरकर खेलना पड़ता है। उद्धव ठाकरे के सारे बैट्समैन, बॉलर कमेंट्री बॉक्स में बैठे, कैसे जीतेंगे मैच, आप बताओ मुझे। सिर्फ हवा बन रही है, जमीन पर कुछ भी नहीं है। लेकिन सर अमित शाह, आपने जिस बात का जिक्र किया, आपने बोला कि समा बन रहा है, आपको याद है किसान आंदोलन किसान आंदोलन जो चल रहा था, और उसके बावजूद 2022 का चुनाव यूपी में अच्छी संख्या से योगी और बीजेपी जीत गए। उसके बाद योगेंद्र यादव बड़े सेफोलॉजिस्ट है, उन्होंने क्या बोला कि हमने तो पिच अच्छी बनाई थी, ये खेले ही नहीं। समझे, वो आंदोलन किसानों के लिए नहीं था, उसमें योगेंद्र यादव बीजेपी को हराने के लिए लगे थे, राकेश टिकैत बीजेपी के खिलाफ लगे थे, लेकिन उस पर वो जो पिच बनाया उन्होंने, उस पर अखिलेश या राहुल गांधी या कांग्रेस खेले ही नहीं, ये इनकी तकरार है। तो मीडिया में बढ़िया माहौल बनाया, पिच अच्छा बनाया, लेकिन पिच बनाने वाला मैच खेलता नहीं। जो ग्राउंड्समैन होता है वो मैच नहीं खेलता। तो उद्धव ठाकरे के पास ग्राउंड बनाने वाले हैं, कमेंट्री करने वाले हैं, खेलने वाले नहीं है, ये प्रॉब्लम है। लेकिन सर अमित शाह, आपने जिस बात का जिक्र शुरू में ही किया कि अमित शाह शरद पवार और अजित पवार को एक साथ लाना चाहते हैं, पवार फैमिली को अमित शाह जोड़ना क्यों चाहते हैं? अब एक बात होती है, आप पानी और अग्नि को साथ में लाओ तो क्या होता है, दोनों का ही नुकसान होता है ना। बिल्कुल। हाँ, तो इसलिए साथ ला रहे, इसमें समझ जाओ। तो यानी कि कहीं ना कहीं काटने की तैयारी है, जिस हिसाब से आप संदेश दे रहे हैं। शरद पवार की क्रेडिबिलिटी, शरद पवार जो सेक्युलर वगैरह लिबरल वगैरह है, उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है। और दूसरी तरफ अगर अजीत दादा पार्टी के पूरे पार्टी के मुखिया बन जाते हैं तो वो तो अमित शाह के शरण में ही रहने वाले हैं। तो उनको साथ लाने का मतलब क्या होता है? अजीब बात एक सोचो कि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के साथ जाके उद्धव को कोई फायदा होगा या नुकसान होगा? मैंने तो इस पर वीडियो बनाया कि क्या राज ठाकरे खुद आया है या देवेंद्र ने उद्धव के पास भेजा है। ये जो गेम होता है ना, वो गेम हमको समझना चाहिए। पॉलिटिक्स इतनी ओपनली रास्ते पर कोई तमाशा कर रहा है, इस ढंग से पॉलिटिक्स नहीं चलती। कुछ बातें हमको दिखाने के लिए होती है और पर्दे के पीछे बहुत सारा कुछ होता रहता है।
लेकिन आज मैं देखता हूं सब सब भाषा की खबरें देखता हूं, मैं अचंभित हो जाता हूं कि इतना आसान हो गया पॉलिटिक्स। ये जो आपके हिंदी में या हमारे मराठी में बहुत सारे ज्ञानी लोग बैठे, इनको ऐसा लगता है कि हम शतरंज के बिसात पर खेल रहे हैं। यहां से राहुल गांधी को उठाया वहां रख दिया, वहां से प्रियंका को उठाया इधर रख दिया, यहां से उद्धव को उठाया। ये अरे ये जिंदा लोग हैं, ये पॉलिटिक्स करते हैं, वो आपको सब बातें बताते नहीं। कभी कभी आपको झूठा नैरेटिव फैलाने के लिए खास एक्सक्लूसिव सोर्सेस की न्यूज दी जाती है, ताकि उसका टेस्ट करके देखे इस पर रिएक्शन क्या आ रही है। तो ये भी समझना जरूरी है। लेकिन हमको लगता है अरे ये तो कांग्रेस का खास नेता है, ये तो बीजेपी का खास नेता है, इसने चुपके बोला है और किसी को मत बोलो। जब वो बोलता है कि किसी को मत बोलो, मेरा नाम मत लो, तो वही समझना कि ये सरासर नैरेटिव पुश कर रहा है। तो इसलिए जो मुझे खबर थी, जो खबर जानकारी मेरे पास थी, तो उस पर मैंने उस वक्त वीडियो बना दिया कि अमित शाह की आशीर्वाद से या आदेश से चाचा भतीजा इकट्ठा हो रहे हैं। क्योंकि पवार की सबसे बड़ी चिंता आज की तारीख में अपनी बेटी को सेटल करना है, अपनी बेटी को सेटल करना है। तो अगर गाजर दिखाया होगा, कुछ लालच दिखाया होगा, ये कर दो, दोनों पार्टी के मिलकर 9 MP हो जाते, आ जाओ, तो आपको एक सेंट्रल का मिनिस्टरशिप मिल जाएगा, सुप्रिया को कर देंगे। लेकिन उन्होंने तो डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन खबरें जोर शोर से चल रही है और खबरें एनसीपी की तंबू से ही आ रही है। तो बात समझो क्या गेम चल रहा है सर। लेकिन शरद पवार का राज्यसभा का कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है, क्या इस बार अगर, क्योंकि हर तरीके से अभी अजित पवार ही हावी होते हुए नजर आ रहे हैं, सत्ता में भी है, उप मुख्यमंत्री भी है, ज्यादा विधायक भी हैं और दिल्ली में भी पकड़ है, तो ऐसे में अजित पवार यानी कि चाचा के भतीजे के सामने क्या चाचा सरेंडर कर सकते हैं? ऐसी भी खबरें खूब चल रही हैं, क्योंकि उनकी जो भाभी है शरद पवार की, उनकी तरफ से भी संकेत मिला कि सबको साथ आना चाहिए, सुप्रिया सोले है या फिर प्रफुल्ल पटेल हो, ये सब भी लगातार इस तरीके के बयान दे रहे हैं, तो इसके क्या मायने समझे? वही तो है। देखो, अमित शाह या नरेंद्र मोदी इतने चालाक पॉलिटिशियन हैं, वो बोलेंगे आप हमको शरण आ रहे हैं, आ जाए, हमारे शरण में आपको ले लेते, लेकिन एक काम करो, जरा 2 किलोमीटर पीछे जाओ और वहां से रेंगते रेंगते आ जाओ, यानी दुनिया के सामने खुद की बेइज्जती करके ही वापस आ जाओ, शरण में ले लेंगे। अगर इनके साथ बात करके ही 2019 को 2.5 दिन का जो गवर्नमेंट बना था देवेंद्र और अजित का, उसके बाद शरद पवार ने पलटी मारी थी, इसलिए वो सरकार 2.5 दिन में गिर चुकी थी। तो एक तरीके से अमित शाह और नरेंद्र मोदी का भी नाक कट गया था। जो चालाकी शरद पवार ने की थी, एक तरीके से इतने ताने सुनने पड़े हैं शाह को, देवेंद्र को और मोदी को, तो उसकी तो वसूली करनी पड़ेगी ना। तो बेइज्जत होके आ जाओ, समझा? तो खबरें एनसीपी की तरफ से आ रही है, बीजेपी की तरफ से इसमें से एक भी खबर नहीं आई है। मतलब साफ है कि आपको साथ लेंगे, लेकिन पूरी बेइज्जत करके, नंगा करके लेंगे। अच्छा, और तो सर फिर अगर नहीं साथ आए तो क्या राज्यसभा का रास्ता कैसे तय कर पाएंगे शरद पवार? क्योंकि कहते तो हैं कि अब मैं आगे पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता, एक्टिव पॉलिटिक्स में बना रहना नहीं चाहता, लेकिन राज्यसभा दिल्ली के बंगले का मोह कौन त्यागता है सर? वो ठीक है, वो बेटी को दे दो ऐसे रिक्वेस्ट करके, बंगला तो ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि शरद पवार, अगर अजित दादा उनको लाना चाहते हैं तो बात अलग है। जो अभी चुनाव होने वाला है उसमें एनसीपी का एक आ सकता है, तो अजित दादा और शरद पवार साथ आ जाते हैं तो जो संख्या चाहिए वो बन जाती है। मेरे ख्याल से कुछ 50-52 MLA है दोनों मिलाकर, तो शरद पवार को आने का रास्ता खुल जाता है, बिल्कुल। लेकिन
एनसीपी में जो खबरें चल रही है जोर शोर से कि साथ आ जाएंगे और उसके बाद सुप्रिया सुले को केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा, ये मुझे अभी तक पक्का नहीं लग रहा है। लेकिन एक बात साफ बोलता हूं कि पवार को बेइज्जत करने का प्रोग्राम, करेक्ट प्रोग्राम शुरू हो गया है, वो हम देख रहे ये जो हाँ, बारामती में प्रोग्राम हो गया अदानी के साथ, वो उसका अदानी से 25 करोड़ लेकर को बनाया है वो सेंटर, तो अदानी रहेगा उधर, क्यों नहीं रहेगा। सर, बीएमसी के चुनाव में 30% का बड़ा पंगा होता है, क्या इस बार ये आंकड़ा टूटता हुआ आपको दिख रहा है? क्या इस बार बीजेपी या फिर ये महायुति गठबंधन कुछ कमाल कर पाएंगे ऐसा? मेरा अंदाजा जो है वो 150 से आगे शिवसेना यानी एकनाथ शिंदे और बीजेपी मिलकर 150 के आगे जाएंगे, यानी कि इस बार हाँ, सामने लड़ने की तैयारी नहीं दिखाई दे रही। देखो, एक चुनाव में तूफान तब आता है जब अपोजिशन धमाल कर देता है, लेकिन यहां अधमरा पड़ा है अपोजिशन, आज तक इनकी सीटें तक डिक्लेयर नहीं हो रहे, सीट का बंटवारे की बात नहीं कर पा रहे, ना गठबंधन की बात कर रहे। आज अभी हम बोल रहे तब तक घोषित नहीं है कि पूना में एनडीए इंडिया अलायंस लड़ेगा कि नहीं, कांग्रेस एनसीपी साथ लड़ेंगे, पवार और चाचा भतीजे साथ लड़ेंगे, कोई नहीं, महाराष्ट्र में, मुंबई में नहीं, ठाणा में नहीं। तो आप लड़ने की तैयारी में नहीं हो, और बचे कितने दिन है, हम बोल रहे हैं तो 28 तारीख है, 2 दिन पर्चे भरने के लिए आखिरी बचे, 30 तारीख को पर्चा भरने का टाइम खत्म होने वाला है, उसके बाद 3 तारीख को विड्रॉल खत्म हो जाएगा, और 3 तारीख के बाद 13 तारीख का प्रचार होगा, यानी प्रचार के लिए सिर्फ 10 दिन बचते। इसका मतलब यह है कि इसका प्लानिंग करके बीजेपी की प्रचार सभाएं तक शुरू हो गई है, ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड वाइज ऑर्गेनाइजेशन तय हो चुका है। कई जगह तो उनके कैंडिडेट मुंबई में बड़े बड़े पोस्टर्स वगैरह, फ्लेक्स वगैरह लगा रहे, और सामने वालों का गठबंधन तक तय नहीं, उद्धव को या राज को या और किसी को भी कौन सा वार्ड मेरी पार्टी लड़ रही यहां तक पता नहीं। इसका मतलब लड़ाई बोली जाती है। अरे पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने के लिए भी कुछ 12 दिन लगे थे ना, लड़ाई के लिए 12 दिन लगते, तो चुनाव में अपने 20, 25, 30 हजार वोटर्स को मिलना कोई छोटी बात नहीं होती, उन तक पहुंचना होता है, और कारपोरेटर पर्सनल लेवल पर दिखना और बोलना जरूरी होता है। लोकसभा और विधानसभा की बात अलग होती है। तो मुझे नहीं लगता कि ये लड़ने की तैयारी में है। सर, आखिर के 2 सवाल मैं आपसे समझूंगा। एक तो ये कि योगी जी ने कभी महाराष्ट्र के कोल्हापुर से ही नारा दिया था, बंटोगे तो कटोगे। अब एक तरीके का एक विवादित पोस्टर अभी तस्वीरों में निकलकर सामने आया, बंटोगे तो पिटोगे। ये क्या हो रहा है? और एक बार फिर से क्या हिंदी बनाम मराठी ये वाली चीजें भुनाने की कोशिश हो रही है किसी की तरफ से? नहीं, ऐसे देखो, ये मीडिया वालों के लिए कुछ किया जाता है। मैं आपको एक बात बोल दूं, 2 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर और 1 चीफ मिनिस्टर है, इनमें से मैं नाम नहीं बताऊंगा, इसलिए 2 डेप्यूटी चीफ, डीसीएम और 1 सीएम, इन तीनों में से 2 महीने पहले एक से मेरी 1.5 घंटा बात हुई थी, मेरे घर में मुझे मिलने आए थे। तब मैंने उनसे साफ साफ पूछा था कि आप सत्ता में तो बैठे हो, 233 सीटें आपके पास है, आपस में क्या झगड़ा है? तो वो हंसकर बोले, मीडिया के सामने हड्डी तो डालनी पड़ती है ना। तो कुत्ता अगर भौंकने से बंद करना है तो उसके सामने कुछ हड्डी डालनी पड़ती है। तो कुछ बातें उनके सामने ऐसी करते रहो कि वो उसमें ही लग जाए और हम दूसरी पतली गली से निकल जाए, तो वही तो पॉलिटिक्स होती है। ऐसा किसी ने पोस्टर लगाया, किसी ने उठकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, पूरा मीडिया उसके पीछे दौड़ रहा है। आपको जाते जाते एक खबर दे दूं, जब देवेंद्र फडणवीस अपोजिशन लीडर थे और उन्होंने जो प्रोजेक्ट शुरू किए थे मेट्रो के, उसका एक दिन उद्घाटन चल रहा था, कम से कम उनको इनवाइट करना जरूरी था उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री होते हुए, क्योंकि प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किए थे, लेकिन उनका आमंत्रण पत्रिका में नाम नहीं था, उनको बुलाया तक नहीं गया,
और पूरा मीडिया लेकर उद्धव ठाकरे बस सुबह से लेकर सब जगह लाइव चल रहा था। अचानक 1 बजे के बाद आहिस्ता आहिस्ता 1 घंटे में उद्धव ठाकरे पूरे के पूरे सब चैनल से ओझल हो गए। कारण जानते हो? इसका कारण एक सोशल मीडिया पोस्ट थी, जो मीडिया पोस्ट अपोजिशन लीडर होते हुए देवेंद्र फडणवीस ने डाली थी। उसी दरमियान शरद पवार की 4 सर्जरी हुई थी और उद्धव ठाकरे उनसे मिलने तक नहीं गए थे। लेकिन उसी दिन देवेंद्र फडणवीस सिल्वर ओक जो निवास स्थान है उनका, किसका, पवार का, वहां गए, उनसे मिले और उनके साथ फोटो निकाली और अपने ट्विटर पर डाल दी। और देखते देखते वो इतनी ब्रेकिंग न्यूज हो गई, उसका रिपोर्टर खुद देवेंद्र फडणवीस हुआ था। अरे बाप रे, क्या हो गया? जिसके मुंह से निवाला निकालकर उद्धव के मुंह में शरद पवार ने डाला था, उस शरद पवार को सर्जरी के बाद उद्धव ठाकरे मिलने तक नहीं गए और देवेंद्र फडणवीस गए। यही ब्रेकिंग न्यूज बन गई और उद्धव ठाकरे वो मेट्रो उद्घाटन ओझल होता गया। तो उसके पॉलिटिक्स बोलते हैं। सर बस ये आखिरी सवाल, एक आखिरी सवाल है। हाँ, ये सर बीएमसी इलेक्शन 2026 की शुरुआत में पहला इलेक्शन है और फिर 5 राज्यों में बड़े इलेक्शन है। बीएमसी चुनाव का क्या मैसेज कन्वे होगा पूरे साल के चुनाव पर और साथ ही महाराष्ट्र की आगे की पॉलिटिक्स पर? ना, अभी लगातार जो आ रहे हैं, अरुणाचल से आ गया, कर्नाटक से आ गया, गोवा से आ गया। गोवा तो बैलेट पेपर पर हो गया। ये हो गया। अभी अभी छोटे शहरों के हमारे यहाँ चुनाव हो गए। ये सब दिखाई दे रहे कि अपोजिशन लड़ना नहीं चाहता। मैं वही बोल रहा हूं पहले। ये कौन क्या करेगा बात छोड़ो। आपको परीक्षा में अटेम्प्ट करना चाहिए। आप फेल हो जाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन आपको आंसर बुक हाथ में लेकर क्लास में बैठकर लिखना तो पड़ेगा ना। आप बोल रहे हो क्या? अभी राहुल गांधी क्या बोले? मैंने आरोप किया, मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया, अपने आप सुओ मोटो चुनाव आयोग कुछ करे, ये जिम्मेदारी मेरी नहीं है। ये अपोजिशन होता है। अपोजिशन आरोप करेगा और ना कोर्ट में जाएंगे ना चुनाव आयोग में जाएंगे। उसका मतलब क्या है? आप चुनाव भी मत लड़ो। तो अगर चुनाव आप लड़ना नहीं चाह रहे हो तो जो चुनाव लड़ रहा है उसके लिए जीतना और नंबर अच्छे लाना आसान बन जाता है ना। तो इसलिए पांचों जहां चुनाव है और वहां बीजेपी लंबी स्ट्रेटेजी लेकर निकलती है। आज केरला में बीजेपी की लाइन क्लियर है। उनको जहां 2 गठबंधन है उसमें तीसरा फॉर्मेट बनाना है। उनको 20-15 एमएलए बने तो भी बहुत हो गया, लेकिन लोगों के लिए दोनों को अगर ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए तो ये ले लो। इसी ढंग से बंगाल में 2014 में मोदी के लिए लोग बोलते थे इनका बंगाल में है क्या? आज बंगाल में 2 नंबर की पार्टी है 11 साल में। तो वहां प्लानिंग ये थी कि पहले कम से कम फाइट करो, हो सके तो 2 नंबर पे आ जाओ। करते करते कहां पहुंचे देखो कि वो ममता के लिए चैलेंजर बन गए। तो ये लंबी स्ट्रैटेजी है और इनकी स्ट्रैटेजी ऐसे कि बस अभी क्या मिलता है, अभी मिलता है ले लो, कल दिवालिया हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे लोगों से बीजेपी को लड़ना आसान हो जाता है जिनके पास कोई लंबी स्ट्रैटेजी नहीं है, लंबी पॉलिटिक्स की आइडिया भी नहीं है। ठीक है भाऊ सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया और बीएमसी इलेक्शन को लेकर आपकी जो अंदर की खबरें थी इसके साथ ही बहुत बड़ी बड़ी खबरें आपने बताई जो शायद दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हिंदी भाषी इलाके के लोगों को हिलाने के लिए काफी है। क्योंकि जो खबरें दिखती हैं असल में वो खबर नहीं होती है। अंदर की खबर जाननी है तो एक तरफ जहां महाराष्ट्र की सियासत में देवा भाऊ का तूफान है, तो वहीं पत्रकारिता के क्षेत्र में महाराष्ट्र में भाऊ सर आपकी पकड़ वो पूरी दुनिया अच्छे से जानती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, प्रणाम आपको, आपने समय दिया, हमारे साथ जुड़े। और महाराष्ट्र में बीएमसी इलेक्शन को लेकर आपका क्या कहना है? जो सर ने कहा, क्या इस बार देवेंद्र फडणवीस
बहुत बड़ा खेल करने वाले। और क्या आप भी मानते हैं कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ये तो मैदान में है ही नहीं, इन्होंने तो मैदान खाली छोड़ दिया है कि भैया आप आओ, लड़ो और जीतो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। इन ठाकरे ब्रदर्स की जोड़ी क्या सुपर फ्लॉप साबित होगी? और अमित शाह ने जो कहा है, क्या इस शिंदे परिवार को एक साथ लाना बहुत, क्या पवार परिवार को एक साथ लाना महाराष्ट्र की सियासत की बहुत बड़ी हलचल होगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, और पसंद आया हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आभार।